साथियों नमस्कार। साथियों, दुनिया में खूब धूम धड़ाके हो रहे हैं, खूब धमकियां दी जा रही हैं। कोई पता नहीं दुनिया के किस कोने में कौन सी घटना घटित हो जाए। पिछले 2-3 दिन में कई ऐसे चीज़ हुई हैं, कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसका डिस्कशन बनता है। हर कोई अपनी अपनी पावर का परीक्षण करवा रहा है और हर कोई ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम ही ज़्यादा पावरफुल हैं और हम ही हैं जो डोमिनेट करते हैं। क्या क्या हुआ है सब कुछ डिस्कस करेंगे। एक कॉमन पॉइंट जो सब जगह देखने को मिल रहा है वो है नेवी। हर कोई किसी न किसी तरह से नेवी में या पानी में पकड़ बनाना चाह रहा है। तो क्या आने वाले समय में जिसकी पकड़ पानी में होगी वो दुनिया पर पकड़ बनाएगा, या सिर्फ ये एक इत्तेफाक है, या फिर कोई ऐसी सोची समझी साजिश है जो आने वाले समय में जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरह से बदल देगी। सब कुछ देखते हैं। स्टार्ट करते हैं आसियान से। जैसा कि आप जानते हैं कि मलेशिया में आसियान समिट हो रही है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी को भी बुलाया था, वो गए नहीं। उन्होंने वर्चुअल तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया। वहाँ पर मेहमान के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप पहुँचे हुए हैं, और चूंकि डोनाल्ड ट्रंप गए हुए हैं और उनके साथ किसी तरह का कोई ऑकवर्ड मूवमेंट ना हो, इसलिए शायद प्रधानमंत्री ने वहाँ जाना चुना नहीं। आसियान में टोटल 10 देश होते हैं और ये सभी देश हमारे ईस्ट की तरफ पड़ते हैं। इन 10 देशों के साथ अब एक 11वां देश भी जुड़ गया है, जिसे तिमोर लेस्टे या ईस्ट तिमोर कहते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है। मैं आपको बार बार बताता हूँ, यहाँ पर एक बड़ा सा आइलैंड था जिसके 2 टुकड़े कर दिए गए, यानी बीच में से 2 देश बना दिए गए, और एक देश को पूरी तरह से क्रिश्चियन देश बना दिया गया जो तिमोर लेस्ट है। तो यहाँ पर और कोई क्रिश्चियन कंट्री नहीं है। फिर नीचे ऑस्ट्रेलिया वगैरह पड़ता है, इस पूरे क्षेत्र में नहीं है। तो यहाँ पर एक स्थापित किया गया है। इस पर किसी और दिन बात करेंगे। तो इसको भी अब आसियान में शामिल कर लिया गया है। भारत लंबे समय से यह कोशिश कर रहा है कि हम जो वेस्ट में जितने भी देश पड़ते हैं उनसे भी अच्छे संबंध बनाएं, और जो ईस्ट में पड़ते हैं उनसे भी अच्छे संबंध बनाएं। इसलिए हम एक पॉलिसी चला रहे हैं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। पहले यहां पर था लुक ईस्ट पॉलिसी कि पूरब की ओर देखो। अब हम आ गए हैं एक्ट ईस्ट, उस पर काम करो। अब ऐसे ही पहले था लुक वेस्ट, अब हो गया है थिंक वेस्ट। हम इस तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, इनके साथ भी संबंध अच्छे बना रहे हैं। इन देशों की खासियत यह है कि यहां पर बौद्ध धर्म या इस्लाम धर्म को फॉलो किया जाता है। तो दोनों ही तरह से हम इनसे अच्छी पकड़ बना सकते हैं। आप कहोगे इस्लाम धर्म तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर जो इस्लाम धर्म है वो इस्लाम उनकी पूजा पद्धति है, लेकिन संस्कृति देखोगे तो भारत की ही मिलेगी। क्योंकि इन सभी देशों में आप देखोगे रामायण को रेगुलरली फॉलो किया जाता है, रामायण के पात्र मिलते हैं, समय समय पर रामायण को परफॉर्म किया जाता है। और इंडोनेशिया में तो आप कई सारे ऐसे आइलैंड देखोगे जिनके नाम रामायण के पात्रों पर है, जैसे सुमित्रा से सुमात्रा, बाली मिल जाएगा आपको, ऐसे तमाम जगह मिल जाएंगी। और आप जानकर के हैरान होंगे, इंडोनेशिया पूरी दुनिया में मुस्लिम कंट्री के लिहाज से सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है, लेकिन यहाँ के लोग खुद कहते हैं कि हमारी संस्कृति बिल्कुल भारत वाली है, संस्कृति हमारी भारत की है, हमारी पूजा पद्धति इस्लाम की है। तो ऐसे लोग इतने जिनमें इतना सहिष्णुता है, ऐसे लोगों के साथ हमारे संबंध अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। इस बीच अभी एक दिक्कत आ रही है, हम इन लोगों से नहीं जुड़ पा रहे। वो एक दिक्कत है म्यांमार वाली। यहाँ पर लगातार इंसर्जेंसी है, हमारे नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी है। तो इस डिस्टर्बेंस को हम बहुत जल्द ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, और कोशिश हमारी ये होगी कि हम नॉर्थ ईस्ट से म्यांमार होते हुए सीधे यहाँ पर सिंगापुर तक एक सड़क निकाल दें या एक मार्ग स्थापित कर लें। हालाँकि इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे की भी बात चल रही है, उस पर भी काम चल रहा है। तो ये एक बात है। दूसरी बात ये है, इन देशों के साथ संबंध अच्छे होने से हमें यह भी फायदा होगा कि चाइना का जो एग्रेशन है इस साउथ चाइना सी में, साउथ चाइना सी का मतलब हो गया ये वाला जो साउथ चाइना सी है, यहाँ पर चाइना समय समय पर अपनी अकड़ दिखाता रहता है, एग्रेशन दिखाता रहता है, और इन देशों को धमकाता रहता है, कहता है ये पूरा सी मेरा है, यहाँ पर कोई नहीं आएगा। यहाँ पर चाइना ने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना लिए हैं, जिन आर्टिफिशियल आइलैंड के दम पर यह क्लेम करता है कि पूरा सागर मेरा है। एक्चुअल में दुनिया में एक लॉ है, यूएन क्लॉज बोलते हैं उसे, यूएन क्लॉज। 1982 में ये कन्वेंशन आया था। कन्वेंशन ये कहता है कि किसी भी देश की कोई बाउंड्री है तो उस बाउंड्री के लगभग 200 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल यानी समुद्री मील, समुद्र में दूरी को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 1 नॉटिकल माइल में लगभग बता रहा हूं 1.8 किलोमीटर होता है। तो 200 नॉटिकल माइल तक भारत जहां कहीं भी खोज करके कोई आर्थिक लाभ लेना चाहे, कोई इकोनॉमिक बेनिफिट लेना चाहे तो भारत ले सकता है। ये हक हर देश को होता है। अगर मान लो कोई दूसरा देश बीच में आ गया, जैसे श्रीलंका आ गया बीच में, तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो पानी है वो 50-50 बट जाएगा। समुद्र का पानी 50-50 बट जाएगा। तो ऐसे ही भारत का पड़ता है यहाँ पर अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार के आसपास का 200 नॉटिकल माइल भी भारत के पक्ष में जाता है। इसी तरह से चाइना ने क्या किया है, यहाँ पर फर्जी आइलैंड बना लिए हैं, आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिए हैं, और उन पर ये नियम लगाता है, कहता है कि ये पूरा क्षेत्र मेरा है, जबकि टेक्निकली
ये नियम ये कहता है कि ये हर जगह लागू है, लेकिन आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने पर लागू नहीं है। हालांकि इसके दम पर चाइना इन देशों को धमकाता रहता है। चाइना एक्चुअली इस सागर में मौजूद जितने भी खनिज हैं, मिनरल्स हैं, उनको प्राप्त करना चाहता है, चाहे वो रेयर अर्थ मिनरल्स हों, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे गैस हो, इन सब का लाभ लेना चाहता है, इसलिए इन देशों को धमकाता है। भारत इन देशों को सशक्त करने का प्रयास कर रहा है, इनको ये बताने का प्रयास कर रहा है कि आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं। इसी क्रम में भारत इन देशों के साथ लंबे समय से व्यापार कर रहा है, और इसी क्रम में भारत इन देशों को इंटेलिजेंस दे रहा है, और अब तो मिसाइल्स भी दे रहा है। जैसे ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस की डील वियतनाम से हो गई है, हम वियतनाम को दे रहे हैं। फिलीपींस से हो गई है, फिलीपींस को दे रहे हैं। इंडोनेशिया से बात चल रही है, और इन क्षेत्रों में तो ब्रह्मोस सप्लाई करके हम इनको सशक्त बना रहे हैं। बाकी ब्रह्मोस की अगर मैं आपको बात बताऊं तो सऊदी अरेबिया से भी डिमांड आ रही है और ब्राज़ील से भी डिमांड आ रही है, तो ये फिर कभी बात करेंगे। तो इन देशों को हम हथियार भी दे रहे हैं, इंटेलिजेंस भी दे रहे हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि हम चाइना के साथ संबंध अच्छे क्यों कर रहे हैं, चाइना तो पाकिस्तान को इंटेलिजेंस दे रहा है, चाइना तो पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, हम क्यों चाइना के साथ इतना करीब जा रहे हैं, तो भाई हम भी तो इनको इंटेलिजेंस और हथियार दे रहे हैं। आप ये भी तो देखिए, ठीक है वो हमको घेरने का प्रयास कर रहा है तो हम भी उसको घेरने का प्रयास कर रहे हैं, बात बराबरी पर चल रही है। घेरने वाला पोर्शन अपनी जगह है और साझेदारी वाला पोर्शन, पार्टनरशिप वाला पोर्शन अपनी जगह है। तो आप भारत को कम ना समझें, ठीक है। कम से मेरा मतलब नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा, कम से मेरा मतलब है कि वी आर कैपेबल इनफ टू चैलेंज चाइना, ठीक है। तो उसकी हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। और सुनिए, इन देशों के साथ हम व्यापार करते हैं, लेन देन हमारा होता है, और ये लेन देन और सुलभ हो सके, किसी तरह का कोई टैक्स ना लगे, कोई टैरिफ ना लगे, हमारा सामान इन देशों में जाए तो उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज ना लगे, इनका सामान हमारे देशों में आए तो चार्ज ना लगे। तो जब ऐसी व्यवस्था करनी होती है तो उसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने इन देशों के साथ, सभी आसियान कंट्रीज के साथ 2010 में साइन किया था। उस वक्त हम इन देशों के साथ लगभग 45 बिलियन डॉलर का व्यापार कर रहे थे। उस वक्त इनके साथ इतना व्यापार था, और हमको व्यापारिक घाटा हो रहा था लगभग 5 बिलियन डॉलर का। यानी कि आप ये समझिए कि हम उनसे मंगा ज़्यादा रहे थे, उनको बेच कम रहे थे। कितना ज़्यादा मंगा रहे थे? 5 बिलियन डॉलर का ज़्यादा मंगा रहे थे। तो ये एक ट्रेड डेफिसिट को बताता है, ठीक है साहब। फिर हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। अब हमें लगा कि हमारा माल भी खूब बिकेगा, उनका माल भी हम खूब लेंगे। इसी क्रम में धीरे धीरे हमारा उनके साथ व्यापार बढ़ता गया, और इस समय जो व्यापार हमारा उनके साथ आ गया है, तो याद करने के लिए आप इसमें 100 बढ़ा देना। वैसे तो 140-135 के आसपास है, पर कभी कभी 145 भी हो जाता है। तो 145 बिलियन डॉलर कर सकते हो आप, यानी 100 बिलियन डॉलर बढ़ गया है, 100 बिलियन डॉलर। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यहाँ है कि जो ट्रेड डेफिसिट पहले 5 बिलियन डॉलर का था, यह भी बढ़कर के अब 45 बिलियन डॉलर के आसपास का हो गया है, 35 से 45 बिलियन डॉलर का। ये चिंता की बात है। यही चीज़ मोदी जी ने आज एड्रेस करी है जब आसियान समिट में वर्चुअल तरीके से ये शामिल हो रहे थे। इन्होंने और भी बातें करी कि 21वीं शताब्दी भारत को बिलोंग करती है, 21वीं शताब्दी एशिया को, भारत को, आसियान को बिलोंग करती है। हमको और आसियान कंट्रीज़ को साथ चलना चाहिए, क्योंकि आसियान का एक विजन है कि उन्हें 2045 तक कुछ लक्ष्य प्राप्त करने हैं। हमारा विजन है कि हमें 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनना है। तो हम सब अगर साथ चलें तो अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। साथ में ये भी कहा कि हम लोगों में कल्चरल टाइज हैं, सांस्कृतिक साझेदारियाँ हैं, हम इसके बल पर आगे बढ़ सकते हैं, तो हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है साहब, ये भी अच्छी बात हो गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि जिस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, जिस तरह से ट्रेड इम्बैलेंस हो रहा है, हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए। यानी इशारा कहीं ना कहीं अमेरिका की उस टैरिफ वॉर को लेकर के था। साथ में ये भी कहा कि हमें अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए, यानी कि जिसकी वजह से हमारा ये ट्रेड इम्बैलेंस इतना ज़्यादा हो गया है, जो पहले 45 बिलियन डॉलर था, 145 बिलियन डॉलर हो गया, फिर भी हमको 45 बिलियन डॉलर का घाटा हो रहा है। हमें इस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। ऐसा करके प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर वार्ता में कहा। ये तो हो गई इकोनॉमिक्स वाली बात। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि दुनिया में नेवी को लेकर के बड़ी बातें हो रही है, समुद्र को लेकर के बड़ी बातें हो रही है। तो यहां पर इन्होंने एक बात कही, देखो मैं आपको दिखाता हूं लिखी हुई। देखिए, पीएम मोदी डिक्लेयर्ड 2026, मोदी ने 2026 को एज अ ईयर ऑफ आसियान इंडिया मैरीटाइम कॉर्पोरेशन घोषित किया है।
कि अगला वर्ष भारत और आसियान देशों के बीच जो मैरीटाइम सहयोग है, जो समुद्री सहयोग है, उसका वर्ष होगा। तो समुद्री सहयोग क्यों करना है? भारत को दो लिहाज से करना है। एक तो भारत इन देशों को ये बताना चाहता है कि समुद्र को लेकर के तुम्हें जो चाइना की तरफ से धमकियां आ रही हैं उसकी टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। दूसरा, भारत को ये भी एक लाभ कमाना है कि वहाँ पर जितने भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जो भी दुनिया में चाइना सबसे ज़्यादा सप्लाई कर रहा है, रेयर अर्थ मिनरल्स में हमें ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ का जो है एक्सेस मिल सके, हम उसके व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ साझेदारी में कर सकें। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी इस साल की शुरुआत में यहाँ पर मलेशिया में, ब्रूनई में, सिंगापुर में जाकर के ऑलरेडी डील करके आ गए हैं कि हमें आपके समुद्र में जो खनिज पाए जाते हैं उसको एक्सट्रैक्शन करने का अनुमति दें, इन्वेस्टमेंट करने की अनुमति दें। तो वो अनुमति मिल गई है। ये रेयर अर्थ मिनरल्स जो निकलेंगे ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में काम आएंगे, सैटेलाइट में काम आएंगे, विमान में काम आएंगे, AI में काम आएंगे, जितनी भी आधुनिक चीज़ें आ रही है सब में काम आते हैं। तो दुनिया में आजकल इसकी बड़ी होड़ है। अमेरिका भी ऐसे देशों पर नज़र बनाए है जहाँ पर ये रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हमने उसको भी टारगेट किया है। दूसरा, समुद्र के बारे में भी कहा है कि टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं, एक तरीके से इनडायरेक्ट लिखा है। तो ये आसियान की बात निकल करके आती है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ये आसियान के देश हैं, सब ये मेंबर्स हैं। ये 10 दिए हुए हैं, इसमें मैंने फोटो निकाला था गूगल से, वैसे 11 हो गए, तिमोर-लेस्टे जुड़ गया है। ठीक है ना। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, इन देशों के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, ठीक है साहब। एक व्यवस्था और चलती है दुनिया में जिसे RCEP कहते हैं। RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्रोग्राम। ये भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसमें आसियान के 10 देश जो शामिल हैं ही, साथ में साउथ कोरिया शामिल है, जापान शामिल है, चाइना शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है और न्यूजीलैंड भी शामिल है। ये सब शामिल हैं। 15 देश हो गए, टोटल 15 देश हैं। भारत RCEP से बाहर आ गया 2020 में, 19-20 में। अगर भारत RCEP का सदस्य होता तो भारत को ऑटोमेटिक इन सभी देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक्सेस मिल जाता, लेकिन भारत बाहर आ गया। भारत क्यों बाहर आया था? भारत ने यह कहा कि हम अपने किसानों को बचाना चाहते हैं, इसलिए आ रहे हैं। अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर देते तो ऑस्ट्रेलिया में जितना भी गेहूं होता है वो इतना सस्ता हो जाता कि पता चला भारत में सारा गेहूं ऑस्ट्रेलिया से ही आ रहा है, तो हमारा गेहूं कौन खरीदेगा? हमारे किसानों का। उसी प्रकार से न्यूजीलैंड में डेयरी उत्पाद बनते हैं, दूध वूध के, तो वो पता चला इतने सस्ते हो गए कि यहाँ अमूल का कोई नहीं ले रहा, सब न्यूजीलैंड से ही आ रहा है। एक खतरा तो हमें ये था। दूसरा ये था कि चाइना के यहाँ जितना भी कचरा होता है, जितना भी ऐसा रद्दी माल जिसे कोई नहीं खरीद रहा, वो इतना सस्ता हो जाता है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और हो जाएगा या RCEP के जरिए इतना सस्ता हो जाएगा कि चाइना अपना सारा कचरा यहाँ पर डंप कर देगा, तो हमारे जितने भी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। तो हम इन 3 खतरों से बचने के लिए इसमें नहीं गए। हमने कहा कि जापान है, जापान से अलग से डील कर लेंगे FTA, साउथ कोरिया से अलग से कर लेंगे, इनसे भी अलग अलग कर लेंगे शर्तों के साथ, इनसे हमारा पहले है ही, तो इसको हम बाद में देख लेंगे। इस तरह से हमने इसे टाल दिया था और बाद में हम सेटिंगबाजी कर रहे हैं अपनी। तो ये भी एक व्यवस्था है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट इसलिए बता दिया, कहीं अगर आप ये देखें तो कन्फ्यूज ना हो। अच्छा, आप पूछेंगे कि इन देशों से हमारे यहाँ क्या आता है, ऐसा क्या कारण है कि ट्रेड डेफिसिट हो गया है, ऐसा क्यों है कि यहाँ से मंगा ज़्यादा रहे हैं, भेज कम रहे हैं? कारण ये है, इसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण, ये देश जितने भी आप देख रहे हो, पहली बात तो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के कारण इनको जितना सस्ता माल दे रहे हैं उतना सस्ता इन्होंने नहीं किया है। ये बात सही है, डायरेक्ट टैरिफ या टैक्स लगा करके वो महंगा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतने उसमें पेचीदगियां कर दी हैं कि इनका माल महंगा हो जा रहा है। तो हमको रेसिप्रोकेटिंग इफेक्ट नहीं मिल रहा है। हम तो अपनी तरफ से सस्ता भेज रहे हैं, लेकिन वो नहीं भेज रहे हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि ये एक सेकेंडरी टैरिफ कह लो या इनडायरेक्ट टैरिफ लगा रहे हैं। किस प्रकार से कि हम कोई माल भेजते हैं किसी भी देश में, मान लो हमने माल भेजा इंडोनेशिया में, हमने कहा कि साहब ये लो, हमने अपनी तरफ से कोई भेज दिया, मान लीजिए कोई गेहूं भेज दिया या कोई फल फ्रूट भेज दिया, कोई ड्राई फ्रूट्स भेज दिए। अब जैसे हमने यहाँ भेजे, पता बादाम भेज दिए, पता चला अब इंडोनेशिया में उसने कहा कस्टम वाले ने कि बादाम अच्छी क्वालिटी के नहीं है, हमारे पैमाने पर खरे नहीं उतर रहे, इसलिए हम इन्हें वापस करते हैं। अब उसने क्वालिटी के बेसिस पर वापस कर दिया। क्यों वापस कर दिया? क्योंकि वो नहीं इंपोर्ट करना चाह रहा, वो चाहता है कि उसके लोगों का बादाम बिके वहाँ पर।
ये वही वाली बात है कि ऑस्ट्रेलिया से दूध आया या न्यूजीलैंड से दूध आया भारत में, हमने ये कह के लौटा दिया कि भाई हमें नहीं चाहिए, बेकार क्वालिटी का है। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हमें अपने अमूल वाले को प्रोत्साहित करना है। तो ऐसा करके ही हमारे कई सारे आइटम्स को लौटा देते हैं। और हमारा ज़्यादातर आइटम ऐसा है जो या तो रॉ है, रॉ पेट्रोलियम है, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गए, ड्राई फ्रूट्स हैं, मिनरल्स हैं, है ना, इस तरह की चीज़ें हैं जो हम इनको भेजते हैं। तो हम यहाँ फंस जा रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज़ें इनको नहीं भेज पा रहे हैं क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतना मजबूत है नहीं। तो ये दूसरा कारण। तीसरा कारण क्या है कि ये लोग जो माल हमें भेजते हैं, ये इस माल को पहले खरीदते हैं चाइना से। अब चाइना से तो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है नहीं है, तो चाइना सोचता है कि मुझे माल बेचना है, एक काम करता हूँ इनको बेच देता हूँ। चाइना से माल लेते हैं, उसमें ऊपर का रैपर हटाते हैं, अपना रैपर लगाते हैं, बिल्ला ठोक देते हैं कि मेड इन वियतनाम, और भारत में सप्लाई कर देते हैं। तो वाया आसियन कंट्रीज चाइना का माल भारत में आ रहा है। ठीक है, जब डायरेक्ट चाइना से लेते हो सकता है हमें 100 रुपये का पड़ता है, यहाँ से घूम के आ रहा है 110 का पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आ तो रहा है। आपने सुना होगा वियतनाम से कपड़े आ रहे हैं फर्स्ट कॉपी, और जाने कहाँ से आ रहे हैं, तो वो वियतनाम क्या ही बनाएगा, वो यहाँ से आते हैं। तो ये भी एक मसला यहाँ पे है। और दूसरी बात ये है कि हम इन देशों से ज़्यादातर चीज़ों मंगा रहे हैं वो पाम ऑयल मंगाते हैं। पाम ऑयल को लेकर के हम इन पर ज़्यादा निर्भर हैं, और उसका एक दाम है जो अपने हिसाब से तय करते हैं। तो वो ज़्यादातर चूँकि हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, इसलिए उसका विकल्प अभी ढूंढ नहीं पा रहे हैं। इन वजहों से हम इनसे मंगा ज़्यादा रहे हैं, बेच कम पा रहे हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। उम्मीद है मैं आसियान के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर पाया हूँगा, आसियान कंट्रीज़। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गई मोदी जी की बात। अब आते हैं इनके दोस्त की बात में। दोस्त कौन है इनके? व्लादिमीर पुतिन। इन्होंने तो पूछिए मत क्या कर दिया है। अभी 3-4 दिन पहले खबर आई कि इन्होंने सबमरीन से मिसाइल फायर करी है, इन्होंने न्यूक्लियर ड्रिल करी है। न्यूक्लियर ड्रिल क्यों करी है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले पुतिन की और ट्रंप की एक मीटिंग कैंसिल हुई है, जो एक मीटिंग होनी थी अभी। ये मीटिंग हंगरी में होनी थी, बुदापेस्ट में। इस मीटिंग को ट्रंप ने कैंसिल कर दिया। ट्रंप ने ये कह के कैंसिल कर दिया कि मैं ऐसी मीटिंगों में नहीं जाना चाहता जिसका कोई नतीजा न निकले। इसके बाद पुतिन ने कहा ठीक है हम देखते हैं। पुतिन ने न्यूक्लियर ड्रिल कर दी। न्यूक्लियर ड्रिल कहाँ करी है ये भी देख लीजिए। ये हुई है यहाँ बेरेंट सी में, ये पूरा बेरेंट सी है। अब यहां पर न्यूक्लियर ड्रिल होने के बाद में दुनिया में खतरा मंडरा गया कि कहीं ऐसा ना हो कि इस प्रकार का कोई युद्ध छिड़ जाए, क्योंकि युद्ध कभी भी किसी भी लेवल का छिड़ सकता है। ये एक्चुअल में पुतिन क्या कर रहे हैं, ट्रंप जिस तरीके से टैरिफ धमकी में, जैसे भी आजकल जो ट्रंप हैं वो उसको वेनेजुला को धमका रहे हैं, कभी कोलंबिया के राष्ट्राध्यक्ष के बारे में कुछ बोल देते हैं, किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, किसी भी तरह से वर्ल्ड ऑर्डर को चलाना चाह रहे हैं। तो पुतिन यहाँ पर दुनिया के सामने ये दिखाना चाह रहे हैं कि ट्रंप जितने सरफिरे तरीके से दुनिया को चलाने का प्रयास कर रहे हैं उसको जवाब देने की ताकत मैं ही रखता हूँ। इसलिए ये शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, हर कोई अपने अपने तरीके से शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। रशिया वेपन्स में महारत हासिल रखता है, वो उस तरीके से दिखा रहा है। अमेरिका पैसे में रखता है तो वो उस तरीके से दिखा रहा है। चाइना मैन्युफैक्चरिंग में रखता है तो वो उस तरीके से दिखा रहा है। तो ये एक शक्ति प्रदर्शन है। तो इन्होंने क्या किया, पुतिन साहब ने एक करा दी न्यूक्लियर ड्रिल। ठीक है, उसके बाद आज खबर आती है, ये है न्यूक्लियर ड्रिल का, और सेनेवा बैलिस्टिक मिसाइल को एक सबमरीन से इन्होंने फायर करवाया है और लॉन्च करवाया है, और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में मारक क्षमता रखती है। अब खबर आ रही है, कल की खबर है कि रशिया ने दुनिया की पहली न्यूक पावर्ड क्रूज मिसाइल बुरेवेस्निक को टेस्ट किया है, और ये हवा में रही है लगभग 15 घंटे तक। 14,000 किलोमीटर की दूरी इसने तय करी है, और ये न्यूक्लियर पावर्ड न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है। आप कहोगे ये क्या होता है न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर केपेबल? आप ये तो जानते होंगे कि न्यूक्लियर मिसाइल क्या होती है, जो जाके न्यूक्लियर विस्फोट कर दे। ठीक है, न्यूक्लियर विस्फोट करने का मतलब है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है कि न्यूक्लियर बम लेके जा सकती है। न्यूक्लियर पावर्ड यानी कि मिसाइल को जो उसमें जो फ्यूल डल रहा है, जो पावर मिल रही है, वो भी न्यूक्लियर है। अगर ये कहीं जाके फट गई तो इसका जो वॉर हेड है वो तो ब्लास्ट करेगा ही करेगा, इसका अगर जो मसाला है वो भी ब्लास्ट कर गया तो दुगना
असर होगा। और दुनिया में पहली बार इस मिसाइल का परीक्षण हुआ है, रशिया ने किया। क्रूज मिसाइल है, जमीन से 50 से 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ी है। क्रूज मिसाइल है जो बिल्कुल जमीन के नजदीक उड़ती है। कर लो, कौन बराबरी करेगा। ये अलग एक दुनिया में चल रहे हैं। सही है, चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये लिखा है ना, नो वन एल्स पोजेसेस, यानी किसी और ने ऐसा नहीं किया है। 14,000 किलोमीटर ये चली है और 15 घंटे तक ये हवा में रही है, 15 घंटे तक, ठीक। 21 अक्टूबर को ये परीक्षण किया गया है। बुरे वेस्टनिक, बाकी रशियन में से क्या बोलते हैं पता नहीं। तो ये एक अलग दुनिया में चल रहे हैं। इसके अलावा आइए ये भिखारी, ये एक अलग ही पता नहीं क्या इसका है, समझ में नहीं आता। बट पाकिस्तान अपनी नेवी को लेकर के आ गया है सर क्रीक के पास, और धीरे धीरे पाकिस्तान यहाँ पर अपनी मिलिट्री को बढ़ा रहा है, नेवी को बढ़ा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने एक वीडियो में बताया था कि भारत की तीनों सेनाएं सर क्रीक के पास। कुछ लोग कुछ दिन कमेंट में बोल रहे थे कि बाणगंगा बोलिए इसको, तो बोल लीजिए, लेकिन सर क्रीक से क्या है कि लोग समझ जाते हैं जल्दी से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वहाँ पर भारत की तीनों सेनाएं अपना युद्ध अभ्यास भी कर रही हैं। पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है, अलर्ट पर रखा हुआ है पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान अपनी ताकत दिखाने के लिए यहाँ पर अपनी नेवी को लेकर के आ रहा है, और साथ ही पाकिस्तान इस प्रकार का जो पूरा आप एक यान देख रहे हैं, इसको भी लेकर के आ गया है। इस यान को बोलते हैं होवरक्राफ्ट। ये होवरक्राफ्ट एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पंखे लगे हैं, हवा के थ्रस्ट के कारण ये चलता है। ये पानी पर एक दलदल जैसी भूमि में भी चल सकता है, जमीन पे भी चल सकता है। ये इसने यूके से खरीदे हैं 3, तो ये लेकर के आ गया उसमें सर क्रीक में, जहाँ पर एक दलदल जैसी स्थिति है, दलदल टाइप का रहता है, वहाँ पर ये लेकर के आ गया और इसी से पेट्रोलिंग चल रही है। भारत को भी चाहिए कि भारत को ऐसे खरीदने चाहिए या बनाने चाहिए, जिससे कि भारत वहाँ पर अपनी डिप्लॉय कर सके। धीरे धीरे पाकिस्तान देखिए अपने होवरक्राफ्ट, छोटी मोटी नाव वगैरह सब कुछ यहाँ पर डिप्लॉय कर रहा है, और धीरे धीरे ये बताने का प्रयास कर रहा है कि देखो हम अगला युद्ध इस गुजरात के तट के पास लड़ेंगे। पाकिस्तान ने इस तरह की धमकी, इस तरह की व्यवस्था 1965 के युद्ध से पहले भी करी थी। 1965 के युद्ध में भी पाकिस्तान ने इस पूरे मामले को डाइवर्ट करने का प्रयास किया था, और उस समय इनका डिक्टेटर हुआ करता था, वो भी फील्ड मार्शल था इत्तेफाक से, आयूब खान। आयूब खान ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को डाइवर्ट करने के लिए रण ऑफ कच्छ में एक तरीके से ऑपरेशन चलाया था अपना। ऑपरेशन का मैं एकदम नाम भूल गया, बताता हूँ आपको। डेजर्ट हॉक ऑपरेशन चलाया था आयूब खान ने, और ऐसा माहौल बना दिया था, ये विवाद भी छेड़ दिया था कि सर क्रीक के पास का पूरा लैंड हमारा है, ये दलदल भी हमारा है। तो हमारे प्रधानमंत्री इस चक्कर में पड़ गए कि अच्छा इसका क्या करें इस केस का। यहाँ पर ऑपरेशन डेजर्ट हॉक चल रहा है। हालांकि ऑपरेशन जिब्राल्टर, ग्रैंड स्लैम भी चला रहा था पाकिस्तान उस वक्त कश्मीर में, तो दोनों तरफ पाकिस्तान ऑपरेशन चला रहा था। वहाँ पर कश्मीर में ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम और ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत, एक ऑपरेशन के तहत उसने लगभग 40,000 पाकिस्तानियों को कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट कराया था, कश्मीर में प्रवेश कराया था, और वहाँ पर लोगों की ब्रेन वॉशिंग कराई थी। और एक ऑपरेशन के ज़रिए वहाँ पर जम्मू से कश्मीर की तरफ एक रास्ते में पुल पड़ता है, उस पुल को तोड़ने का काम करवाया था, जिससे कि आर्मी जम्मू से कश्मीर की तरफ ना जा पाए। इसने कच्छ के सहारे ध्यान केंद्रित करा दिया गुजरात की तरफ, और फिर हमला इसने किया था कश्मीर में, और फिर राजस्थान के तरफ से भी इसने हमला किया था। हमने तीनों ही मोर्चों पे इसको अच्छे से बता दिया था कि भारत क्या चीज़ है। भारत ने इसके अंदर तक प्रवेश कर लिया था, पाकिस्तान के अंदर तक, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान इस चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए या ध्यान भटकाने के लिए यहाँ पर अपनी ये सारा कुछ नेवी वेवी लगा रहा है और खेल कहीं और कर दे। इसके भी चांसेस हैं, बट हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा रण ऑफ कच्छ के आसपास या क्रीक के आसपास। पाकिस्तान एक तरफ से और घिरा हुआ है। अफगानिस्तान की तरफ से जो तालिबानी हैं वो लगातार पाकिस्तानियों को ठोक रहे हैं। बताया जा रहा है कि खबर आई है कि पाकिस्तान के 5 जवान मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान का कहना यह है कि उसने 25 मिलिटेंट यानी 25 तालिबानियों को मार दिया है। तालिबानी और पाकिस्तानियों के बीच में, जैसा कि आप जानते हैं, अभी एक सीज़ फायर हुआ था, लेकिन वो सीज़ फायर वायलेट हो गया है। पाकिस्तान का कहना है कि तालिबान ने किया है, तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान ने किया है। आप अच्छे से जानते हैं किसने किया होगा। ये जो क्लैश हुआ है ये इस तरफ हुआ है, इस क्षेत्र में खुर्रम वाला क्षेत्र है और नीचे वजीरिस्तान है। इस क्षेत्र में क्लैश हुआ है जहां पर बॉर्डर पर पाकिस्तान के 5 सोल्जर्स मारे गए हैं, ऐसा पाकिस्तान की तरफ से खबर आ रही है। तो आप मान के चलिए कम से कम यहाँ 50 मारे गए होंगे, तब पाकिस्तान 5 बताता है। तो पाकिस्तान लगातार इस बॉर्डर पर घिरा हुआ है। हमारे इस बॉर्डर पर
एग्रेशन दिखाने का प्रयास कर रहा है, इस बॉर्डर पे एग्रेशन दिखाने का प्रयास कर रहा है, और पाकिस्तान का ये वाला क्षेत्र में भी संवेदनशील है। तो आप ये ना समझें कि पाकिस्तान अच्छा, पाकिस्तान को ये भी लगता है कि मैं कुछ भी कर लूँगा तो पीछे अमेरिका खड़ा है। आज फिर जब ट्रंप वहाँ पर है मलेशिया में आसियान की समिट में, आज फिर पाकिस्तान के पीएम ने ट्रंप की तारीफ़ करी है कि ट्रंप जैसा तो कोई नहीं। तो उन्हें लगता है कि ट्रंप की तारीफ़ करते रहो, अपना काम निकालते रहो, और उन्हें ये भी लगता है कि जिस तरह से ट्रंप ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है पाकिस्तान में, जिस तरह से ट्रंप इस समय पाकिस्तान पर हाथ रखे हुए है, तो पाकिस्तान और भारत का युद्ध हो जाता है तो ट्रंप किसी भी हाल में बचा लेगा। पर ट्रंप और पाकिस्तान को ये नहीं पता कि इस बार जब युद्ध होगा या इस बार जब पाकिस्तान पिटेगा तो इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये कितना भी झूठ बोल लें, कितना भी छुपा लें, कुछ भी कर लें, कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा। पिछली बार हमसे चूक हो गई या हालात ऐसे थे, मुझे नहीं पता, बट जिस चीज़ का ये झूठा प्रोपेगेंडा दुनिया में चला रहे हैं, ये झूठ बोलने की स्थिति में रहेंगे नहीं। तो अभी ये पूरी स्थिति है। आसियान में भारत ने बात करी कि अगला साल भारत आसियान मैरीटाइम कोऑपरेशन का होगा। पाकिस्तान नेवी लेकर के आ गया, हमारी नेवी भी एक्सरसाइज कर रही है। उधर रशिया अपनी नेवी की सबमरीन से मिसाइल्स टेस्ट कर रहा है, ज़मीन से भी कर रहा है। और इधर हम देख रहे हैं कि तालिबान पाकिस्तान की लड़ाई भी लगातार चल रही है। दुनिया के इन क्षेत्रों में अभी तक ये डिस्टर्बेंस चल रहा है। आने वाले समय में देखते हैं क्या डेवलपमेंट होते हैं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।